नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुरेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वर साहित्य में। मत्स्य विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर से संबंधित यह चौथा वीडियो है जिसमें हम आदिकाल को आज खत्म करेंगे। आज का जो वीडियो है इसका विषय है जैन साहित्य और रासो साहित्य। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनाकर डाली हुई है, एक एक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन साहित्य की क्या रही है इनके ऊपर बात करते हैं। जैन साहित्य जो है आदिकाल में जितने भी साहित्य प्रचलित थे, चाहे हमने बात की सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, फिर हम जैन की बात कर रहे हैं, फिर आसो साहित्य की बात करेंगे, तो इन सभी में सर्वाधिक प्रमाणिक जो साहित्य है वह जैन साहित्य है। इसका कारण है क्योंकि ये राजाश्रय में पला था, तो इनकी जो प्रतियां जो इन्होंने काव्य लिखा है वो सुरक्षित मिली हैं बाद में भी, तो इसको प्रमाणिकता का दर्जा सर्वाधिक दिया जाता है। इनका जो समय है 8वीं से 13वीं सदी के बीच माना जाता है। सर्वाधिक जो जैन साहित्य है वो गुजरात के काठियावाड़ में लिखा गया। जैन साहित्य जो है राष्ट्रकूट, चालुक्य और सोलंकी राजवंशों के आश्रय में पला था। ये दरबारी साहित्य जैसा मैंने भी बताया, इसीलिए संरक्षित भी रहा है। इनके जो मुख्य शैलियाँ हैं उसमें चरचरी है, रास, चरित जिसको चरियो भी कहा गया है, फाग, फागु, इन सभी शैलियों को इन्होंने इन्होंने प्रयोग किया है। और सर्वाधिक जो लोकप्रिय शैली है उनकी वो रास शैली है। इसमें मुख्य रूप से शांत और श्रृंगार रस का चित्रण मिलता है। भाषा जो है इनकी अर्धमागधी अपभ्रंश से प्रभावित है। कुल मिला के अपभ्रंश ही है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से प्रभावित है। ज़्यादातर जो साहित्य है वो पद्य भाषा में है, गद्य भाषा में ज़्यादा इन्होंने नहीं लिखा है। थोड़ा बहुत जो लिखा है वो टिप्पणियों के रूप में लिखा है, जिसको टब्बा कहा जाता है। जैन कवि जितने भी हुए हैं उनमें से कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने कृष्ण से संबंधित या महाभारत से संबंधित साहित्य भी लिखा है। इस तरह का जो साहित्य है उसे हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है। एक शब्द और आता है जैन साहित्य के लिए, आगम। आगम के नाम से भी जैन साहित्य को जाना जाता है। जैन साहित्य के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है, याद कर लीजिएगा, थोड़ा महत्वपूर्ण है। जैन साहित्यकार अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में इतने उलझे हुए हैं कि यदि इनकी रचनाओं से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो ये रचनाएं योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से भिन्न नहीं लगेंगी। ये इन्होंने टिप्पणी की थी इनके साहित्य के ऊपर। साहित्य लेखन का जो इनका उद्देश्य रहा है वो साहित्य लेखन नहीं था। असल में इनका जो उद्देश्य रहा है वो है जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी साहित्य की सर्जना कर रहे थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि उनके सिद्धांतों का, जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सके, इन्होंने जो उत्तर भारत की राम कथा की परंपरा है उसको भी इन्होंने खंडित किया है, उसको भी तोड़ा है। इसके बारे में थोड़ा आगे मैं बात करूंगा जब हम स्वयंभू की और पुष्पदंत की बात करेंगे, तो किस तरह से इन्होंने राम कथा को तोड़ा है, खंडित किया है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी विशेषताओं पे हम बात करते हैं। जैन साहित्य जो है मूलतः धार्मिक साहित्य है, लेकिन धार्मिक साहित्य होने से ऐसा नहीं है कि इसमें काव्यत्व नहीं है। कविता की जो विशेषताएं हैं वो इनमें भरपूर मिलती हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल धार्मिक साहित्य इसमें काव्यत्व नहीं है, तो काव्य की जो विशेषताएं हैं इसमें मुख्य रूप से मिलती हैं। धार्मिक साहित्य है तो इसमें उपदेशात्मकता मिलती है, रहस्यात्मकता भी इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। मानवीय सुख दुख, प्रेम, वैराग्य, अनुभूति, वैभव विलास के स्थान पर यहाँ पे सदाचार और सात्विक जीवन पर बल दिया गया है। जैनियों का जीवन दर्शन आपने देखा होगा किस तरह से जैनी रहते हैं, तो उसी के ऊपर इसमें बल दिया गया है। चरित काव्यों में जैन के जो महापुरुष हुए हैं उनका विस्तृत चरित्र का उल्लेख इन्होंने किया है। इतिहास प्रसिद्ध आख्यानकों को जैन धर्म के रंग में रंग कर प्रस्तुत किया गया है। ये पौराणिक आख्यानों में अपने अनुसार बदलाव कर दिया करते थे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, इनमें जैसे हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में राम को जैसे हम पढ़ते हैं कि राम ने रावण को मारा था, लेकिन इनकी जो रामायण है, जो स्वयंभू ने रामायण लिखी है या पुष्पदंत ने जो लिखा है, उसमें ये लिखते हैं कि लक्ष्मण ने रावण को मारा था, राम ने नहीं मारा था। और जैसे हम बात करते हैं कि सीता किसकी पुत्री थी, तो इसमें मंदोदरी की पुत्री बताया गया है। सीता को, जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उसकी पुत्री बताया गया है। तो बहुत सारी इसमें विसंगतियां इन्होंने की हैं। और लास्ट में ये जो भी कोई भी रचना लिखते हैं उसमें, जैसे रामायण की जो कथा है उसमें राम को और सीता को अंत में जैन धर्म में दीक्षित या दीक्षा लेते हुए दिखाया गया है।
तो इस तरह से कथा को मतलब अपने धर्म के अनुसार परिवर्तित करके इन्होंने लिखा है। प्रकृति चित्रण भी यहाँ पे मिलता है, नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण जैन साहित्य में देखने को मिलता है। खंडन मंडन शैली जो हमने पढ़ी थी सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी अपन बात कर लेते हैं प्रमुख जैन कवि कौन कौन हुए हैं। बहुत ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है, मोटा मोटा इनका कम से कम नाम आप लोग याद रखें और इनकी कुछ रचनाएं मोटी मोटी जो प्रसिद्ध हैं वो आपको याद रखनी है। जब आप उत्तर लिखते हैं किसी भी प्रश्न का तो इन कवियों का नाम लिखते हुए उनके बारे में एक एक दो दो पंक्तियाँ लिखेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। स्वयंभू जो हैं राम कुमार वर्मा ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिंदी का पहला कवि किसको माना जाता है सामान्य रूप से, इस पर अपन बात कर चुके हैं। सरपा को माना जाता है। स्वयंभू जो हैं इनका जन्म है 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये कौशल प्रदेश के रहने वाले थे। कुछ लोग कर्नाटक का भी मानते हैं इनको। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के सामंत रायडा के दरबार में ही रहते थे, वहीं पे अपनी साहित्य सर्जना करते थे। राहुल साकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला महान कवि माना है। ये वही राहुल साकृत्यायन जी हैं जिन्होंने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। इन्होंने इनको हिंदी का पहला महान कवि माना है स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इन्हें कहा जाता है। डॉक्टर भयाणी ने संज्ञा दी थी इनको। अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी तो इन्होंने भी रामायण लिखी है। वाल्मीकि की तरह इन्होंने भी जो राम को एक भगवान के रूप में नहीं, एक महापुरुष के रूप में चित्रित किया है, एक अवतारी के रूप में नहीं, एक सामान्य पुरुष के रूप में चित्रित किया है, महापुरुष के रूप में चित्रित किया है, इसलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये संज्ञा दी है इन्होंने डॉक्टर भयाणी ने। इन्होंने दोहा चौपाई शैली को मिक्स रूप में प्रयोग किया था, जिसे कड़वक शैली कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये कड़वक शैली का इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये हिंदी के पहले विनम्र कवि माने जाते हैं। ये अपने आप को कवि के रूप में स्थापित नहीं करते। इसके बाद में एक पुष्पदंत नाम से एक जैन कवि हुए हैं, उन्होंने कवि के रूप में अपने आप को स्थापित किया और बहुत बड़ी बड़ी बातें की। तो वो विनम्रता वहाँ पे नहीं मिलती है जो विनम्रता स्वयंभू के यहाँ मिलती है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें पौमी चरू है, जो कि वही है रामायण है, जैन रामायण इसको दूसरा नाम कहा जाता है। इसमें 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड हैं और ये है इन्होंने पूरा ये नहीं कर पाए थे, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी और अंत के जो कुछ अध्याय हैं वो इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरे किए थे। एक इनकी रचना है ऋठ्ठ नेमि चर्यु, जिसे हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। ऊपर मैंने बताया था कृष्ण से संबंधित या महाभारत से संबंधित जो साहित्य है उसको हरिवंश पुराण कहा जाता है। तो ये कृष्ण से या महाभारत से संबंधित साहित्य है इनका। एक है णय कुमार चर्यु, जिसको नाग कुमार चर्यु भी कहा जाता है। ये रचना इन्होंने भी लिखी है और पुष्पदंत ने भी लिखी है, लेकिन पुष्पदंत की जो णय कुमार चर्यु है वो प्रसिद्ध है। तो अगर कहीं ऐसा प्रश्न वैकल्पिक प्रश्नों में पूछ लिया जाए कि ये किसकी रचना है तो हमको पुष्पदंत की मानना है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो। अगर सिर्फ स्वयंभू ही है तो स्वयंभू का ठीक है, लेकिन अगर पुष्पदंत के विकल्प में है तो पुष्पदंत को करना है, ये ध्यान रखना। एक रचना और मिलती है इनकी स्वयंभू छंद। ये तो नाम से पता चल रहा है स्वयंभू की है, स्वयंभू छंद। दूसरे जो बड़े जैन कवि हुए हैं पुष्पदंत, जिनका समय है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इन्होंने अभिमान मेरु, कवि कुलतिलक, अपभ्रंश का वेदव्यास, इस तरह की इनको उपाधियां दी गई थी। इनकी जो रचनाएं हैं जैसे मैंने बात करी णय कुमार चर्यु है, ये प्रसिद्ध है इनकी, जिसका नाम नाग कुमार चर्यु भी है। तिषट्टी महापुरुष गुणालंकार, जिसे महापुराण भी कहा जाता है, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, जस हर चर्यु, ये इनकी मुख्य रचनाएं। इनमें से मोटी मोटी 2-3, पहली वाली और दूसरी वाली, ये तो अपने को याद रखनी ही है। एक कवि हैं देवशैन, 10वीं सदी इनका समय है। इनके ऊपर अपन पहले बात कर चुके हैं। हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार जो रचना है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसकी जो रचना है इन्होंने 933 ईस्वी में की थी। इसमें 250 दोहे हैं जो कि गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों से संबंधित हैं। इसके अलावा 2-4 कवियों का नाम और आप याद रख सकते हो, आसान है याद करना। जिनके नाम के पीछे सूरी लगा हुआ है उनको याद कर लो, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी। इनकी एक एक रचना भी अगर याद हो सके, जैसे शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, जिनदत्त सूरी की उपदेश रसायन रास। तो इस तरह से इनको अपन याद कर लेंगे। हेमचंद्र एक व्याकरणिक हुए हैं, अपभ्रंश साहित्य के, इन्होंने अपभ्रंश की व्याकरण लिखी है। हेमचंद्र शब्दानुशासन और प्राकृत व्याकरण, दो इनकी मुख्य रचनाएं हैं।
एक मुनि राम सिंह हुए हैं जिन्होंने पहाड़ दोहा नाम से रचना लिखी। अब हम बात करेंगे रासो साहित्य की, जिसे चारण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश जो रासो साहित्य है चारणों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसे रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जा सकता है। चलो बात कर लेते हैं रासो साहित्य की विशेषताओं की। सबसे पहले ये जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में अपन विचार करते हैं। हिंदी साहित्य के बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने विचार दिए। उनमें से कुछ मत मैंने यहाँ पे लिखे हैं। गासादा तासी, इन्होंने राजसूय शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के बड़े विद्वान, जो रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं, जो कि सर्वमान्य मत है। बहुत सारे बाद के जो विद्वान हैं इस मत से सहमत हैं और रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। रासो साहित्य जो है इसका समय है 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। सर्वाधिक साहित्यिकता यहाँ पे देखने को मिलती है। सर्वाधिक जो रासो साहित्य है वो राजस्थान में लिखा गया। ये एक दरबारी राजनीतिक साहित्य है, इसमें तो समझने का कुछ खास है नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वीर रस प्रधान रचनाएं हैं, ओज गुण प्रधान है, इनमें संगीतात्मकता भरपूर मात्रा में मिलती है। प्रमाणिकता की पहले भी बात कर चुके, प्रमाणिकता इनकी संदिग्ध है। एक तो इनका रचना काल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो सका है कि कौन सी रचना किस समय में लिखी गई। उसकी भाषा के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है कि उस समय की रचना रही होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से कि ये प्रमाणिक है, उसी समय में ये रचना लिखी गई थी या उसी लेखक के द्वारा, उसी कवि के द्वारा ये रचना लिखी गई है। कई ऐसी रचनाएं हैं जिनके रचनाकार के बारे में विवाद है, उनके रचना काल के बारे में विवाद है। ऐसा ही ऐतिहासिकता के संदर्भ में भी विवाद चलता रहता है। रासो साहित्य के संदर्भ में ऐतिहासिकता का हम अभाव कह सकते हैं इसको। इतिहास में जो चीज़ वर्णित है रासो साहित्य में, हम देखते हैं कि कुछ भिन्न रूप से वर्णित किया गया है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लगातार प्रश्न उठते रहते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है उसमें पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कमला बताया गया है, जबकि इतिहास के अनुसार उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। ऐसे पृथ्वीराज को दिल्ली का शासक पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदाय जी के द्वारा बताया गया है, जबकि इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जो थे अजमेर के शासक थे। इतिहास व कल्पना का अद्भुत समन्वय है। बिल्कुल जो साहित्य की रचनाएं हैं उनको इतिहास की दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए, साहित्यिकता के हिसाब से उनको परखा जाना चाहिए। तो ये जो रचनाएं हैं रासो साहित्य, इनमें इतिहास और कल्पना का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। वीर रस प्रधान है, वीर रस इनका अंगी रस है या मुख्य रस है, साथ में श्रृंगार रस भी प्रचुर मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको हम सहयोगी रस के रूप में कह सकते हैं। दरबारी संस्कृति का चित्रण हुआ है, और दरबारी संस्कृति का चित्रण होने का कारण है कि इसमें मुख्य रूप से राजाओं का चित्रण है, राज दरबारों का चित्रण है, क्योंकि चित्रण करने वाले या काव्य लिखने वाले दरबारी कवि ही थे। तो वो अपने राजा की स्तुति में, राजा की प्रशंसा में, राजाओं की वीरता के किस्से लिख रहे थे। तो जनजीवन से इनका जुड़ाव नहीं था, तो जनजीवन से संपर्क का अभाव इस साहित्य में हम देख सकते हैं। युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। जब हम इन रचनाओं को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो युद्ध हमारे सामने ही घटित हो रहा है, इसलिए इसको सजीव चित्रण की संज्ञा दे दी जाती है कि युद्धों का सजीव चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। संकीर्ण राष्ट्रीयता या क्षेत्रवाद की भावना यहाँ पे देखने को मिलती है। संकीर्ण राष्ट्रीयता से संदर्भ है कि वर्तमान समय में जिस तरह से एक राष्ट्र की संकल्पना है, उस तरह एक राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद भारतवर्ष जो है छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था, और उस राज्य के लोगों के लिए या उस राज्य की जनता के लिए वही उनका राष्ट्र था, और उसी के प्रति उनका राष्ट्रवाद था। तो इस हिसाब से हम देखें तो वो जो राष्ट्रीयता आज हम जो देखते हैं उस रूप में नहीं, एक संकीर्ण रूप में राष्ट्रीयता देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको संकीर्ण राष्ट्रीयता कहेंगे। काव्य के विविध रूप, चाहे वो मुक्तक हों, चाहे वो प्रबंध हों, सभी रूप देखने को मिलते हैं। कथानक रूढ़ियों की भरमार यहाँ पे देखने को मिलती है। कथानक रूढ़ियों से संदर्भ है कुछ ऐसी घटनाएं या कथाएं जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जो दादी नानी से हम सुनते आए हैं किस्से। रामायण महाभारत के किस्से हैं जो हैं, ये भी कथानक रूढ़ियों के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं वो पौराणिक घटनाएं मानी जाती हैं,
और महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक घटनाएं मानी जाती हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बाद जितनी भी घटनाएं घटित हुई उन सब के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं, और उससे पहले की घटनाओं के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसलिए उनको पौराणिक घटनाएं कहा जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, पौराणिक घटनाएं या कथानक रूढ़ियाँ जिनको हम कह सकते हैं, वो रासो साहित्य में भरपूर मात्रा में चित्रित की गई हैं। प्रकृति का चित्रण उद्दीपनकारी रूप में मिलता है। उद्दीपनकारी रूप से मतलब है जहाँ पे प्रकृति नायक नायिका के रंग में रंगी हुई दिखाई दे, अपने आप को नायक नायिका के हिसाब से परिवर्तित कर ले। नायक परेशान है, नायिका परेशान है, तो प्रकृति को भी परेशान रूप में चित्रित किया जाए। नायिका दुखी है, विलाप कर रही है, तो प्रकृति भी दुखी और विलाप करती हुई प्रतीत होती है। पक्षी हैं, वो आंसू बहाते हुए प्रतीत होते हैं। इस तरह का जो चित्रण है वो उद्दीपनकारी चित्रण कहलाता है। आलंबनकारी चित्रण से मतलब है प्रकृति का जो जैसा रूप है, प्रकृति को उसी रूप में चित्रित करना, वो आलंबनकारी रूप है। मोटे मोटे अर्थ में अपन इस तरह से समझ सकते हैं। विविध छंदों का प्रयोग रासो साहित्य में देखने को मिलता है। छप्पे छंद है, इसके अलावा बहुत सारे छंद हैं जो इस साहित्य में देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से छप्पे छंद का प्रयोग रासो साहित्य में और पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने छप्पे छंद का बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें छप्पे छंद का राजा भी कहा जाता है। शैली जो है रासो साहित्य की डिंगल और पिंगल शैली है। डिंगल शैली जो होती है अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण है, जबकि पिंगल शैली है जो अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मिश्रण है। स्वाभाविक अलंकार योजना का प्रयोग इसमें किया गया है। अलंकारों को थोपा नहीं गया है, जबरदस्ती अलंकारों को घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। अलंकार स्वतः ही भाषा के रूप में या भाषा में स्वतः ही शामिल हो गए हैं। भारतीय संस्कृति के मूल्य यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगर शत्रु निहत्था है तो उसके ऊपर वार नहीं करना है, शत्रु भाग रहा है तो उसको पीछा नहीं करना है, पीछे से हमला नहीं करना है। तो इस तरह जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं वो रासो साहित्य में देखने को मिलते हैं। अब प्रमुख रासो साहित्य कौन कौन से हैं या रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे इनमें, सिर्फ इनका रचना कौन सी है और उनका रचनाकार कौन सा है उनको आपको याद रखना है। जब आप रासो साहित्य के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो रासो साहित्य की विशेषताएं लिखते हुए फिर रासो साहित्य कौन कौन से रासो साहित्य, उनके लेखक कौन हैं, उनके बारे में आप लिखेंगे तो एक संपूर्ण उत्तर बनेगा। साथ ही जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनके कुछ कुछ दो दो चार चार पॉइंट हैं जो मैं बताऊंगा, उनको भी आप ध्यान में रखते हुए चलें। खुमान रासो खुमान द्वितीय से संबंधित रचना है। हालांकि मुख्य रूप से चित्रण खुमान का ही है, साथ में उससे पहले के राजाओं का और उसके बाद के राजाओं का भी इसमें चित्रण मिलता है। इसके जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो हैं दलपति विजय। बीशल देव रासो नरपति नाले के द्वारा लिखी गई है। इसमें छंद जो हैं 125 हैं। ये बीशल देव जो हैं विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी और भोज परमार की पुत्री राजमती की कहानी है। इसमें मुख्य रूप से 4 खंड हैं। पहले खंड में इन दोनों के विवाह का चित्रण है, दूसरे खंड में रानी के द्वारा राजा पर व्यंग किया जाना और राजा का रूठ कर उड़ीसा चला जाना, इसका चित्रण है। तीसरा जो खंड है इसमें रानी के वियोग का वर्णन किया गया है, और जो चौथा खंड है इसमें बीसल देव वापस लौट के आता है और जो भोज परमार हैं अपनी पुत्री को वापस अपने राज्य में ले जाता, तो वहाँ से उन्हें राजमती जो रानी है उनको मना के अपने दरबार में लेके आता है। इसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। मुख्य रूप से ये श्रृंगारिक काव्य है। इसमें वीर रस बहुत कम मात्रा में देखने को मिला है, क्योंकि युद्धों का और उस तरह का जो सजीव चित्रण बाकी रासो साहित्य में देखने को मिलता है, उस तरह का चित्रण बीसल देव रासो में नहीं देखने को मिलता। परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखी गई है। इसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है, और जो आला जो हैं ये वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, आज भी गाए जाते हैं। और ये आला खंड या हम कहें परमाल रासो ये मौखिक रूप में है। हालांकि बाद में चार्ल्स इलियट करके एक विद्वान हुए जिन्होंने इसका संकलन करके जनमानस से इसका संकलन करके उसको पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करवाया, लेकिन आज भी ये मौखिक रूप में उपलब्ध है लोगों में, आज भी ये गाया जाता है वर्षा के ऋतु में। तो ये मौखिक परंपरा में ये ग्रंथ चल रहा है। एक पंक्ति इसकी बड़ी प्रसिद्ध है, 12 बरस लो कुकर जिए, 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कुकर मतलब कुत्ता। 12 बरस तक कुत्ता जीता है और 13 बरस तक सियार जीता है, और जो असली क्षत्रिय है वो सिर्फ 18 वर्ष तक जीता है। उसके बाद अगर वो जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि 18 वर्ष तक एक जो असली क्षत्रिय होगा वो वीर गति को प्राप्त हो जाएगा युद्ध करते हुए। इन पंक्तियों को याद कर लेना।
हम्मीर रासो जो है सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। राहुल सक्सेना के अनुसार इसका जो लेखक है जज्जल माना गया है। विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा लिखित है। और जो मुख्य बड़ी रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का पहला तथा अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी इसे हिंदी का पहला महाकाव्य तथा पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि चंद्रबरदाई रहे हैं, चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि स्वीकार करते हैं। इसका जो प्रमाणिक संकलन है या संपादन है वो माता प्रसाद गुप्त जी के द्वारा किया गया। इसमें विविध छंदों का प्रयोग है, जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। कुल इसमें 69 समय हैं, उनमें से 10 समय जो हैं जलहन के द्वारा लिखे गए हैं। कर्नल टॉड एक विद्वान हुए हैं, उनको पृथ्वीराज रासो का उद्धारक माना जाता है। इन्होंने लगभग 1000 छंदों का, पृथ्वीराज रासो के 1000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, इसलिए इन्हें इसका उद्धारक माना जाता है। एक विद्वान है श्याम सुंदर दास। इन्होंने 1905 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से पृथ्वीराज रासो का संकलन किया और उसका प्रकाशन करवाया। तो पृथ्वीराज रासो के एक बड़े उद्धारकर्ता श्याम सुंदर दास जी भी हैं। आज जो हम पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करते हैं वो इन्हीं श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संकलित संपादित पृथ्वीराज रासो है, उसी का अध्ययन करते हैं। 1875 ईस्वी में डॉक्टर वूलर नाम के एक विद्वान थे, वो कश्मीर भ्रमण पर गए थे। वहाँ पर उनको एक संस्कृत महाकाव्य प्राप्त होता है, पृथ्वीराज विजय, जिसके लेखक जयानक थे। वो भी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ही आधारित था। जब उन्होंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्हें ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वीराज रासो जो है उसकी घटनाएं और पृथ्वीराज विजय की घटनाएं कहीं भी मैच नहीं खाती हैं, मेल नहीं खाती हैं। इस आधार पर सबसे पहले डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। तो प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने घोषित किया या किसने बताया, तो डॉक्टर वूलर नाम आ जाएगा। अभी अपन बात कर लेते हैं इनकी प्रमाणिकता अप्रमाणिकता का जो संदर्भ है। तो अप्रमाणिकता की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर वूलर का ही नाम आ जाएगा, उन्होंने तो शुरुआत ही की है इसको अप्रमाणिक बताने की। उसके बाद डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, माफ़ कीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ कहा है। जाली कहने का संदर्भ इनका ग्रंथ की साहित्यिकता से संदर्भित नहीं है। जाली इन्होंने कहा है ऐतिहासिकता के आधार पर। इतिहास तत्व इसमें जिस हिसाब से खोजा जाता है उस हिसाब से इसमें नहीं मिलता है, इस आधार पर इन्होंने इसे जाली ग्रंथ कहा है। साथ ही इनकी साहित्यिकता के आधार पर, जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया, इसे हिंदी का पहला महाकाव्य स्वीकार किया है तथा पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी हैं, कवि हैं चंद्रबरदाई, उन्हें हिंदी का पहला महाकवि स्वीकार किया है। आगे आप साहित्य में पढ़ेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ज़्यादातर जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अनुसरण करते दिखाई देते हैं। तो यहाँ भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं। इसके अलावा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, ये सब अप्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक मानने के 3 आधार बताए गए हैं मुख्य रूप से। एक तो ऐतिहासिकता का आधार मैंने बताया, दूसरा है तिथियाँ। तिथियाँ इतिहास की और रासो की ये प्रमाणिक नहीं है, मैच नहीं खाती हैं। तीसरी जो बात है भाषाई आधार, भाषा के आधार पर भी ये कहा जाता है कि जिस दौर में ये साहित्य लिखा गया था उस दौर की सी भाषा पृथ्वीराज रासो की प्रतीत नहीं होती है। ऐसा लगता है कि बहुत बाद की भाषा है, बहुत ही व्यवस्थित भाषा है। तो इस आधार पर भी इसको अप्रमाणिक घोषित किया जाता है। इतिहास के आधार पर जैसे मैं बता रहा था कि माता का नाम इसमें कमला बताया गया है, जबकि इतिहास में कपूरी देवी मिलता है। इनको दिल्ली का राजा रासो में बताया गया है, जबकि अजमेर के राजा थे। इनकी जो मृत्यु है वो इतिहास बोलता है कि गखरों के हाथों हुई थी, जबकि पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु या मोहम्मद गौरी के दरबार में इनकी मृत्यु बताई जाती है। तो इस आधार पर ये जो विद्वान हुए इन्होंने इसको अप्रमाणिक घोषित किया है। प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं उनमें मुख्य रूप से डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिनके अपन ने ऊपर बात की, इन्होंने इसका 1905 में संपादन प्रकाशन करवाया। कर्नल जेम्स टोड, इनकी भी हमने अपने ऊपर बात की है। इन्होंने इनके लगभग 1000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। पृथ्वीराज रासो को उद्धारक ही माने जाते हैं। एक हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने भी पृथ्वीराज रासो जो है इसको प्रमाणिक माना है और इन्होंने
इसको प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए एक अनंत संवत या अनंत संवत की कल्पना की थी। ये आनंद संवत क्या है? ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासों में जो संवत दिए गए हैं, वो असल में विक्रम संवत ना होकर आनंद संवत है, और आनंद संवत की परिकल्पना इन्होंने ऐसी की जो विक्रम संवत से 90 वर्ष पूर्व चलता है या पहले चलता है। तो उस आधार पर जब हम विक्रम संवत में से 90 वर्ष घटा के देखते हैं तो इसकी जो तिथियां हैं वो इतिहास के साथ मैच कर जाती हैं। इसी के आधार पर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो हैं पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक घोषित करते हैं। एक पक्ष और है जो इसको ना तो पूर्ण रूप से प्रमाणिक मानता है, ना पूर्ण रूप से अप्रमाणिक मानता है। वो इसको अर्ध प्रमाणिक का दर्जा देते हैं कि ना तो ये पूर्ण से अप्रमाणिक है ना प्रमाणिक है, इसको अर्ध प्रमाणिक कहना चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से जो विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, अगरचंद नहाटा, ये जो विद्वान हैं इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस संदर्भ में कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है उसकी रचना की गई है सुक सुकी संवाद में। सुक मतलब तोता, सुकी मतलब तोती या मैना, तोता मैना संवाद में इसकी रचना की गई है। तो वो बताते हैं कि कुछ अंश ऐसे हैं पृथ्वीराज रासो के जो सुक सुकी संवाद में लिखित नहीं है। उनका मानना है कि जो संवाद या जो काव्य पृथ्वीराज रासो का सुक सुकी संवाद में नहीं लिखा गया है वो प्रक्षिप्त है, मतलब बाद में जोड़ा गया है। तो इस आधार पे वो कहते हैं कि कुछ मूल है, कुछ उसमें बाद में जोड़ दिया गया। इस आधार पर हम कहें कि ये ना तो पूर्ण प्रमाणिक है ना प्रमाणिक है, ये अर्ध प्रमाणिक है। तो ये इनके विचार थे। पृथ्वीराज रासो के मुख्य रूप से 4 संस्करण मिलते हैं। बृहद रूपांतरण जो है उसमें जो अध्याय हैं उनको समय कहा गया है। इसके अंदर 69 समय है और 16,306 श्लोक हैं। सर्वाधिक जो प्रमाणिकता अप्रमाणिकता का जो प्रश्न उठता है इसी रूपांतर पे उठता है। सबसे ज़्यादा जो साहित्यिकता है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है वो भी इसी रूपांतर को प्राप्त हुई है। मध्यम जो रूपांतर है उसके जो अध्याय हैं उनको प्रस्ताव कहा गया है और इसमें लगभग 7,000 श्लोक हैं। लघु रूपांतर जो है इसके अध्यायों को खंड नाम से संबोधित किया गया है। इसमें 19 खंड हैं और लगभग 3500 श्लोक हैं। और चौथा और अंतिम जो इसका रूपांतरण है वो लघुतम रूपांतरण है। इसके इसके अंतर्गत अध्यायों के अंतर्गत वर्णन नहीं किया गया है, सीधा सीधा लिखा गया है। इसमें लगभग 1300 श्लोक इसमें वर्णित हैं। तो ये 4 अध्याय इसके मिलते हैं। आदिकाल की जो मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि आदिकाल के अंतर्गत हम जो 4 बड़ी-बड़ी प्रवृत्तियों को पढ़ रहे हैं या बड़े-बड़े साहित्य को पढ़ रहे हैं, जिसमें नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, एक मैंने और बताया था लौकिक साहित्य। तो इन चारों पांचों की जो मुख्य-मुख्य विशेषताएँ हैं, वो सारी विशेषताएँ आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों को लिखिए या मुख्य विशेषताओं को लिखिए, तो इन चारों साहित्यों की, चारों पाँचों साहित्यों की जो-जो मोटी-मोटी विशेषताएँ आपको समझ में आई, उन सभी विशेषताओं को आप इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पॉइंट बना-बना के लिखेंगे। तो ये अपने आदिकाल की विशेषताएँ हो जाएँगी। पहले भी इसके ऊपर चर्चा की जा चुकी है, पहले या दूसरे वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसको। और मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि चाहे आप 1 ही घंटा पढ़ें, लेकिन आप रोज़ पढ़ते रहें, उससे आपकी निरंतरता बनी रहेगी। जो आप अंत में परीक्षा से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले 1 वीक सीरीज़ लेकर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर बहुत कुछ समझ में आता नहीं है, फिर परीक्षा में आप बैठे रहते हैं। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप रोज़ 1 घंटा पढ़िए। आपकी सुविधा के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को अच्छे लग रहे हों। ज़्यादा समय नहीं लेता मैं, 20-25 मिनट का वीडियो रहता है। आप चाहें तो डेली उसको देख सकते हैं। डेली भी क्या, मैं 2-3 दिन में वीडियो डालता हूँ। तो आप उसको देखते रहिए ताकि आपकी निरंतरता बनी रहे, चीज़ें आपको समझ में आती रहें। कोशिश करता हूँ मैं उन चीज़ों को समझा के आपको बताऊँ ताकि आपको याद रह जाएँ वो चीज़ें। क्योंकि किताबों में से जब आप पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रह पाती, लेकिन जब कोई समझाता है, बोर्ड पे लिखा हुआ जो रहता है वो ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में स्थायी रहता है। तो मैं यही कहूँगा, आप पढ़ते रहिए, रोज़ थोड़ा ही पढ़िए लेकिन ज़रूर पढ़िए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपको मिलते रहें। आदिकाल आज अपना विधिवत रूप से समापन हो गया आदिकाल का। आगे जब हम बात करेंगे तो भक्ति काल की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।